जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लास्ट वीडियो में परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताए थे, लेकिन उसमें एक चीज़ छूट गया था। ठीक है, उसको आज बता देते हैं। जैसे उस दिन आप देखे होंगे, देखिए उस दिन आप देखे होंगे 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R², ये था फोर्स। हम उस दिन ये बताना भूल गए कि परमिटिविटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आज बता देते हैं। देखिए परमिटिविटी को इधर भेजो, इधर हो गया 1/4π, फोर्स इधर बटा में हो जाएगा Q1 Q2 बटा R² और बटा में फोर्स। तो 1/4π तो ऐसे भी कांस्टेंट है, इसका ऐसा ही मात्रक कुछ नहीं होगा। तो Q1 का ऐसा ही मात्रक हो गया कूलम्ब, इसका भी कूलम्ब, तो कूलम्ब² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है ε0 का ऐसा ही मात्रक। इसका अगर मान कोई पूछे तो इसका मान बता दीजिएगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर कन्फर्म, तो -12, हाँ -12 कूलम्ब² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आपके लिए होमवर्क रहा। अगर आप क्लास को ध्यान से देखते हैं या थोड़ा बहुत भी आपको फिजिक्स आता है तो इसका डायमेंशन आपके लिए होमवर्क रहा। आप कमेंट बॉक्स में इसका डायमेंशन लिखकर हमको बताएंगे, क्योंकि डायमेंशन हम आपको सिखा दिए हैं। चार्ज के डायमेंशन भी बताए हैं, फोर्स का डायमेंशन भी बताया है, और ये तो खैर जानते ही हैं लेंथ है। इसका डायमेंशन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि शादी ब्याह का माहौल है, किस वक्त किधर से भोंभा बज जाएगा या बाजा बज जाएगा, उस समय हमको वीडियो बंद करना पड़ेगा, शूट करना। तो जितना हमसे हो पड़ता है उतना आपके लिए हम वीडियो शूट करके आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये क्लास कभी बीच से बंद हो जाए तो आप बकाइएगा नहीं, जितना बता दिए उसके बाद हम दूसरा वीडियो आपको अगले दिन दे देंगे। फिलहाल तो परमिटिविटी का ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए तो आपको बता दें, कूलम्ब² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो भी हम आपको बता दें, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होमवर्क आपके लिए रह गया कि आप डायमेंशन लिखकर बताएं। और आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि टॉपिक वाइज अगर पढ़ोगे, टॉपिक छोटा सा टॉपिक छाट लो, बस उसको एक दिन में पढ़ो या 10 मिनट के लिए पढ़ लो, वैसे कमांड हो जाता है। बहुत सारे टॉपिक को एक साथ पढ़ोगे ना तो बाद में फिर हौच पौच हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, समझ में नहीं आता है। जैसे इसके पहले आप क्या क्या पढ़ें, कूलम्ब्स लॉ आपको याद होगा, कूलम्ब्स लॉ अगर मन से पढ़े होंगे तो। अगर आप ईमानदारी से मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको परमिटिविटी के बारे में भी मालूम होगा, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में मालूम होगा, यहाँ तक कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या ये भी मालूम होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं ये भी आपको हम बताए थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई वैसे याद होता है जितना दिमाग में अटे उतने पढ़ो। एक टाइम पे एक ही टॉपिक पढ़ो। एक टाइम पे आप बहुत सारे टॉपिक को इकट्ठा करके पढ़ लेते हो, जिसमें ना घर के ना घाट के, ना ये अटता है दिमाग में ना ही वो अटता है दिमाग में, और बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम पढ़ें क्या। जैसे हम ही ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में कभी कभी बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ा देते हैं 1.5 घंटा, क्योंकि स्टूडेंट को क्या चाहिए 1 घंटा क्लास, वो सिर्फ ये देखता है। बहुत सारे स्टूडेंट वैसा मिला या मिली, लड़के भी मिली, उसका सिर्फ ये कहना था कि आप 1 घंटा पढ़ाइए, बस आप 1 घंटा में आम इमली कोबा कटहर क्या पढ़ाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 घंटा पढ़ाइए। और वैसे कमांड नहीं होता। मेरा कहना है कि टॉपिक के हिसाब से, अगर वो 15 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक है या 1 घंटे का टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे 1 घंटे तक बात करो। अब यूट्यूब पे है, 1 घंटे तक अगर हम लगातार बात करेंगे तो 10 दिन 20 दिन महीना दिन तो आप बड़ी मन से टानिएगा, लेकिन ये आपको महीने दिन तक नहीं चलना है, साल भर तक खींचना है। क्योंकि स्टूडेंट का मानना होता है कि 1 महीना हम ऐसे पढ़ें कि सुबह में उठे 6 बजे और रात के 6 बजे तक पढ़ते रहे। फिर
कल फिर उठा 6 बजे, रात के 6 बजे तक पढ़ा, फिर परसों वही बात, मतलब 10 दिन ऐसे करेगा। 11वां दिन से कॉपी तक के नहीं उल्टेगा वो, कि कहाँ कॉपी गया कहाँ किताब गया। 10 दिन का तो अजीब सा भूख रहता है, लगता है जैसे कि वो पढ़ाई के लिए पैदा हुआ है। तो यूट्यूब पे हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप उस तरह से अंधरा बहरानियन मत पढ़ो, ठीक है। ठीक है, टॉपिक के हिसाब से जितना बचे उतने पढ़िए। 365 दिन आपके पास है, अगर एक दिन में एक टॉपिक भी कंप्लीट करते हो तो 365 दिन में कम से कम 365 टॉपिक कमांड तो कर लोगे, और कमांड करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो बकवास को बंद करते हुए, ठीक है, लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हैं हम, कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जैसे एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। अब Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, नहीं Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। हम मान लेते हैं दोनों प्लसे वाला, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R। यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा ये वेक्टर फॉर्म है, यानी इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जनरली कूलम्ब्स फोर्स हम जानते हैं, कूलम्ब फोर्स हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R²। जैसे कि आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जानते होंगे, कैपिटल G M1 इंटू M2 बटा में R², इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वाला हो गया कूलम्ब फोर्स, ये सिर्फ ये दिखलाता है मैग्नीट्यूड। अब ज़रा दिमाग पे जोर डालो, हम कूलम्ब्स लॉ जब बतला रहे थे तो उसमें मैग्नीट्यूड टर्म यूज किए होंगे, हम उस वक्त बोले होंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस वक्त हम बोले होंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charge at rest is directly proportional to the magnitude to the product of magnitude of charges। मतलब ऐसे बोले होंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सिव ऑफ attractive is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मीन्स दो अस्थिर बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का परिमाण उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती, पहला नियम। और दूसरा है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ये हम बतलाए थे, आज वेक्टर फॉर्म में बतलाना है। देखिए अब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब अगर ऐसे लिख के दे देते हैं तो ये हो गया स्केलर फॉर्म, इसको हम लोग कहेंगे स्केलर फॉर्म। अब थोड़ा आते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है, हम चाहते हैं उस पर चेक करना 2 पर, ठीक है, 1 के कारण। चलिए पहले लिख देते हैं, पहले कुछ चीज़ों को हम लिख लेते हैं सही से, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये तो आप जानते हैं, हम 2 को पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। लेट 2 पॉइंट चार्ज, लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are placed at a distance R। Then vector form of कूलम्ब फोर्स, ये क्या होगा, फोर्स। एक वेक्टर फॉर्म दिखा देते हैं, और हम दिखलाना चाह रहे हैं 2 पर 1 के कारण। इसके लिखने का मतलब क्या होता है, इसका लिखने का मतलब हो गया कि फोर्स ऑन Q2 दूसरे पर, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, Q1 के द्वारा। इसका मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, और इसके साथ में यूनिट वेक्टर लगा देंगे। यूनिट वेक्टर R किधर से किधर फोर्स लग रहा है, 2 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, 1। 2 पर किसके द्वारा, 1 के द्वारा, यानी 1 से। देखो इस पर अगर फोर्स की बात की जाए तो हम लोग बोलेंगे कि 2 पर फोर्स लग रहा है, 1 के द्वारा लग रहा है। डायरेक्शन किधर से किधर है, तो 1 से 2 तक, इसका मतलब ये होता है। तो 1 से 2 तक हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। हालांकि कुछ लोग इसको फुल फॉर्म मतलब फुल वेक्टर के फॉर्म में बदलना चाहते हैं, छोड़ दो, इतने काफ़ी है, वो भी हम आगे आएंगे नहीं तो बताएंगे। फिलहाल अभी इतने से काम चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। अच्छा, इसी तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं कि फोर्स ऑन Q1 मतलब Q1 पे फोर्स बताइए, Q1 पे Q2 के द्वारा, तो Q1 ऑन Q1 बाई Q2। तो हम बोलेंगे कि 1 पे फोर्स लगा रहा है, लगा कौन रहा, 2। देखो 1 पर 2 के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। 1 पर लग रहा है ना, किधर से लग रहा है, तो 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर लगा दिए। इसका मतलब हो गया 2 पर 1 के द्वारा, इसका मतलब हो गया 1 पर 2 के द्वारा, वेक्टर फॉर्म। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे कह देगा कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, तो आप इसका वेक्टर फॉर्म दिखाइए जब Q1 पे Q2 के कारण फोर्स लग रहा है या Q2 पे Q1 के कारण फोर्स लग रहा है। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, पहले वाला नंबर ये बताता है कि 2 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा। तो यहाँ क्यों नहीं लिखे 2 1 वहाँ इसलिए नहीं लिखे कि 1 से 2 तक जाना, 1 से 2 तक, 1 से 2 तरफ, 1 से फोर्स लग रहा है, 2 तरफ लग रहा है, वही तो है 1 से 2 की ओर। जैसे यहीं पे क्या है, 1 पर लग रहा है, लगा कौन रहा है, 2, मतलब 2 से 1 की तरफ। तो फोर्स तो ऐसे लिखाएगा 1 पर 2 के द्वारा, 2 के द्वारा कहाँ लग रहा है, 1 पे, 2 से 1 तक, R वैसे लिखाएगा। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको मिटाते हैं, ध्यान क्या देना है, जो देखिए, जैसे अगर हम R12 कहते हैं तो R12 क्या है, 1 से 2 की तरफ, और एगो कहते हैं R21, इसका मतलब क्या है, 2 से 1 की ओर। तो ये कहा जा सकता है कि R12 और R21 दोनों आपस में बराबर है, बशर्ते ही 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करने के लिए माइनस लगा दिए। यानी कि हम R12 के जगह पे R21 कह सकते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पुट द वैल्यू क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। R12 जो देख रहे हो ना, इज सब्स्टिट्यूटेड बाई R21 इसके द्वारा। यहीं पे देखो ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फोर्स 21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, और R12 की जगह आप क्या हो जाएगा, R21, यही वाला ना, R12 की जगह आप क्या लिख दें, R21, लेकिन कैसन में, माइनस में, तो माइनस में लगा दिए F21। 1 मिनट नीचे तक दिखाई देगा ना, दिख तो रहा। F21 को क्या लिखेंगे, इतना अगर अब देखा जाए ये वाला चीज़, तो उधर आपको नज़र आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर 21, यही वाला नज़र आ रहा है, यही वाला हिस्सा तो है। मतलब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं F12। और ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया
F21 F12 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, सिर्फ अपोजिट क्या हो गया, डायरेक्शन माइनस लग गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by two-point charge in equal amount but opposite in डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे F21 बोले चाहे F12 बोले, दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट के लिए हम माइनस लगा देते हैं। बस ये हो गया, ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। चलिए, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हो गया। आगे एक चीज़ और बच रहा है, चार्ज बार बार आ रहा है, चार्ज का ऐसा ही मात्रक कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी आपको बता देंगे कि चार्ज का ऐसा ही मात्रक तो आप लोग जानते ही हैं, कूलम। लेकिन अच्छा खासा एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बिहार बोर्ड में जैसे कि अच्छा खासा 10-15 बार रिपीट हुआ है। अब वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बोलने से नहीं होगा कि रिपीट हुआ तो कहाँ कहाँ हुआ दिखाइए, आपको ढूंढना होगा। ESU पूछ दिया जाता है कि 1 ESU बराबर कितना कूलम, या 1 कूलम बराबर कितना ESU। तो इसके लिए हम कल बात करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, फिर बाकी क्लास के लिए हम कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसी तरह से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, फिजिक्स का क्लास कंटिन्यू आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1 साल में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि पर डे आपके पास हर एक टॉपिक पहुंचता रहे, आपका टॉपिक वाइज आपका सिलेबस पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिनको नहीं पता है हो सके तो उनको शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।